अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम और आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर। सर, हमने बड़ी खिदमत की थी सारी दुनिया की क़यादतों के सामने, हमने सलूट ठोके थे शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल, और हम तो समझते थे कि अब अमेरिका जो है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में से हवा भी नहीं गुजरेगी, तो इंडिया के साथ ये 10 साल का मुआहदा, डिफेंस पैक्ट और ये सारा कुछ क्या हो गया? देखिए, ये मुआहदा तो लोगों को लग रहा है कि जी अचानक एक ब्रेक थ्रू हो गया और एक सरप्राइज आ गया और पता नहीं क्या मुआहदा हो गया, क्योंकि आजकल मुआहदों का सीजन है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहदा हो रहा है, तो पाकिस्तान का अमेरिका से मुआहदा हो रहा है, तो अमेरिका का सऊदी अरब से मुआहदा हो रहा है, तो हर एक के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। तो इंडिया वालों ने भी ये जितनी खबरें अब तक मैंने देखी है, बीबीसी बाकी सब जगहों पे, वो सब कहते हैं ये एक मैसेजिंग है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है कि हम डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है ना, वो इसमें ज्यादा है, स्पेसिफिक्स कोई नहीं है और ना भी स्पेसिफिक्स इनकी डिस्कस हुई है कि जी करना क्या है, कैसे करना है। एक बात जो अलबत्ता आई है कि जो पिछली दफा जो लड़ाई हुई थी हमारी और इंडिया की, जो अटैक किए थे उन्होंने जी, तो चाइना ने हमें बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी और सपोर्ट प्रोवाइड की थी। बिल्कुल। ये एक एग्रीमेंट जो है ना, इसमें लिखा गया है कि जी वो इंडिया जो है अमेरिका से टेक्नोलॉजी हासिल करेगा और उसको यूज करेगा, और इसलिए वो उसको काउंटर करने के लिए और उसका एक इमेज देने के लिए अपने इंडियन, ये मेरा ख्याल है ज्यादा इसमें जो अनाउंसमेंट ये पहले होनी थी। जब ये बीबीसी की खबर ये थी कि ये जून जुलाई में होना था ये एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट, मगर वो जो पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका ने बहुत ज्यादा घुल मिल गए और फील्ड मार्शल को बड़ी तारीफें कर दी, तो इंडिया वाले थोड़ा डिले हो गए, वो थोड़ा खफा हो गए थे जो भी हुआ। मगर उन्होंने कहा जी कर लो कि मैसेज एक चाइना को ये चला जाए कि जी आपके जो अगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलेगी तो हमें भी इंडिया की टेक्नोलॉजी या अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन ये कि कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा कि जी कोई इसमें सॉलिड बात हो कि जी इंडिया क्या करेगा और इंडिया क्या करेगा, बल्कि उनकी तो आपस में जबरदस्त लड़ाई हो रही है ट्रेड के ऊपर, टैरिफ के ऊपर। वो 50% उन्होंने उनकी सारी ड्यूटीज लगा दी हैं, तो वो अभी मसले हल होने, ये एक साथ में उन्होंने एक मैसेज कर दिया जी कि जी हम भी देखो एग्रीमेंट कर सकते हैं और हमें भी टेक्नोलॉजी मिलेगी, और बस ठीक है, दोनों दोनों खुश हैं। लेकिन सर, हमने अगर ओवरऑल हम देखें कि सूरत हाल जो बनी थी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद की, हमने उन्हें जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल हमें सिर्फ खुश किए जा रहे थे कि आपने 5 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, रुक ही नहीं रहे थे, हर दफा एक जहाज बढ़ाए चले जा रहे थे और लग ऐसे रहा था कि जैसे हमारी डिप्लोमेसी बहुत कामयाब रही है। लेकिन अब अगर जिस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, ठीक है, ये पहले होगा 2000, जिस तरह नजम सेठी साहब कह रहे हैं 2005 में था, 2015 में रिन्यू हुआ, अब 2025 में उसने फिर रिन्यू होना था, हो गया। लेकिन उसमें जो उसकी शिक्के हैं, उसमें वो कहते हैं कि 10 साल दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें दोनों ममालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, मुश्तरका असला साजी के मंसूबों पर काम करेंगे मिलके, और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फोरम्स में एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे। अगर ये सारे काम होने हैं तो इसका मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान का जो तावन है, उसके रास्ते में सारी रुकावटें खड़ी करने के लिए इंडिया ने अमेरिका का बाजू पकड़ लिया है और अमेरिका ने कहा कि ठीक है। और फिर जिस तरह वो साइनिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, इनका इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, दोनों साइन करने के बाद इस तरह बाकायदा डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि पाकिस्तान को और चाइना को कि देख लो हम एक हैं। और अब आइंदा जो पहले आपने मई में कर लिया था जो कुछ मिलके चाइना और पाकिस्तान ने, अब वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी यहां पहुंच गई है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कॉल्स ना सुन के मोदी ने एक कामयाब डिप्लोमेसी की है कि आज उन्हें सब कुछ वो करना पड़ रहा है जो हम समझ रहे थे कि शायद हम बहुत करीब हो गए हैं। देखिए, ये कहना अभी बहुत अर्ली है कि जी इस एग्रीमेंट में क्या है क्या नहीं है,
ठीक है। ये एग्रीमेंट तो पहले भी था, टेक्नोलॉजीज का भी ट्रांसफर था और सारी कुछ चीजें थी, डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ेगा और लेकिन इंडिया रूस से वही तेल ले रहा था और ट्रम्प साहब वही उनको उसी तरह गालियां दे रहे थे और वो सारा उसी तरह चल रहा था। जी ये एक मैसेजिंग जरूर है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है ना, डिप्लोमेटीज जिसे कहते हैं, जी इसकी जबान ये होती है कि जी आप मोटे मोटे लफ्ज बड़े बड़े लफ्जों में घुमा फिरा के लिख देते हैं, उसका मतलब अंदर से कुछ होता है नहीं होता वो आप खुद ही निकालें बाद में। जी तो ये है अभी, लेकिन जब इसकी स्पेसिफिक्स आएंगी या कोई नतीजा आएगा कि जी क्या जहाज ले रहे हैं, क्या डिफेंस वो एयर डिफेंस का सिस्टम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो फिर पता चलेगा कि जी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो अभी मतलब है कि बात तो ठीक है कि जी उनका डिफेंस उन्होंने भी कर लिया, हमने भी कर लिया, सऊदीया से भी कर लिया, अमेरिका से भी कर लिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे इसराइल भी फौजें चली जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कि एक्चुअली जब वक्त आता है ना तो उस वक्त फिर क्या होगा वो तो फिर उस वक्त देखना पड़ेगा। तो फिर ये हमारी जो क़यादत है इस वक्त, चाहे फार्म 47 वाली है चाहे एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, इनके लिए भी एक वेकअप कॉल नहीं है कि आप अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की अंधी मोहब्बत का शिकार होने की बजाय वापस अपने ओरिजिनल बेसिक्स पे जाएं और चाइना जो हमारा एक टाइम टेस्टेड अलाई है उसके साथ उससे पूछ के कहीं आपने जाना है तो जाएं, इस तरह बाहर बाहर से खुद ही डिफेंस एग्रीमेंट और सारे मामला ना करते जाएं। सर इनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जी एक तरफ लगा रहे हैं, उनकी इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, उनके ऊपर 50% 100% ड्यूटी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसका इसका मतलब ये है कि जी ट्रंप साहब पे आप 2 मिनट के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि ये अगले मिनट में क्या करेंगे। आज वो आपकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, आपने एक बात उनकी मर्जी के खिलाफ की वो आपके पीछे डंडा लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये इनके लिए कोई इतनी उसकी खुशी की बात नहीं है कि जी ट्रंप हमने हमारी जेब में है और हमने काबू कर लिया और ये अब इधर उधर नहीं होगा। वो ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं होता, वो रोज इधर से उधर उधर से इधर। आप देख लें कि जी पिछले 2 महीने में 10 इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जो सालों में नहीं होते थे। लोग सालों सालों डिस्कस करते थे और निगोशिएट करते थे और फिर कहीं जाके वो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होते थे। यहाँ हर दूसरे दिन एक ना एक कोई नया एग्रीमेंट आ जाता है, साइन हो जाता है। तो इसकी कोई ज्यादा सीरियस इसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन है बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। इंडिया को अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी उससे सर तो क्या मतलब है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेंगे, वो ये क्या करेंगे, इस तरह नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सर डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की है या PDM2 की है, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सारे ही फार्म 47 के सहारे खड़े हैं और फील्ड मार्शल जिन पे तकिया किए बैठे थे वो उनकी अपनी एक्सटेंशन का मसला बना हुआ है। आपने एक ट्वीट किया और आप कहते हैं कि वो नए नए लेटर निकाल के ले आते हैं। वो लेटर की कहानी सर थोड़ी सी समझा दें, क्या लेटर निकला है? सर लेटर तो मुझे भी सरप्राइज हुआ और बहुत से लोगों को सरप्राइज हुआ कि जी ये कल छोटे मुन्ने जो है, मुन्ने फारूक साहब जो है जी, उन्होंने ये कहा कि जी वो तो हो चुका है, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी। वो तो वो कहते हैं पिछले साल और पूरा अब आपका 2025 भी गुजर गया, बिल्कुल 2024 में मतलब साल 1.5 साल हो गया उसको। अगर आज तक किसी ने उसके बारे में सुना ही नहीं कि जी इनके नोटिफिकेशन तो 27 तक हो चुका है और ना किसी ने। और दूसरे तीसरे उन्होंने कहा कि हमने बहुत हर जगह ग्रॉक से और पता नहीं इंटेलिजेंस से और गूगल पे और जेमिनी पे कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की, कहीं हमें कोई नहीं मिली इसकी कॉपी, ना इसका कोई रेफरेंस मिला कि जी ये हुआ। तो ये अचानक कोई जाली वाली बना के कोई लाके उन्होंने दिखा दिया कि जी ये तो हमारा हो चुका है, आप क्या शोर मचा रहे हैं। तो अब ये 2 हफ्ते पहले अगर ये काम इन्होंने करना है तो ये तो मुझे लगता है कि कोई 2 नंबर काम है ये, और इससे काम मसला हल नहीं होने वाला। ये अब असली बात ये है कि जी अगर वाकई इनको नोटिफिकेशन एक्सटेंशन देना है उन्होंने तो अब तक दे दिया होता और ये आखिरी दिन तक लटकाने की जरूरत नहीं थी उनको। और नवाज शरीफ साहब करते ही ऐसा है कि जी आपने इनकी जो अपॉइंटमेंट थी अपने असलम मुनीर की अपॉइंटमेंट जो थी वो आपने देखा था कि आखिरी 2 दिनों में इनको दिया गया, उधर फिर उनको रिटर्न किया गया, दोबारा लगाया गया, फिर किया गया, फिर दिया गया। ये आखिरी दिनों में होता है वो। तो ये आखिरी दिन तक ले जाएंगे और ये लटका रहेगा और ये फिर घबराएंगे और फिर उन्होंने जो करना होगा वो करेंगे या जो मनवाना होगा इनसे मनवाएंगे। वो अभी देखेंगे क्या मनवाना चाहते हैं वो। सर जो लेटर मुन्ने मुनीब फारूक के जरिए आया है
इसका मतलब है उसकी कोई ऑफिशियल स्टैंडिंग इतनी नहीं है कि वो DGISPR सामने आए, मिनिस्टर डिफेंस आए, प्राइम मिनिस्टर आए, पूरी गवर्नमेंट है। और अगर मुन्ने मुनीब फारूक ने ही बताना है कि ये है, तो फिर बाकी गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि वो इसके अगेंस्ट है इस लेटर के। मियां नवाज शरीफ साहब जो बन के बैठे हैं, वो किसी वजह से उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जी किसी को पता भी नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा जी मुन्ने साहब आप निकाल दे, फिर हम इसको सब संभाल लेंगे आप। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा अगर ऑलरेडी हो चुका है तो ये तो डिस्कशन होना नहीं चाहिए था। 1 साल से पूरी कौम जो है लटक रही है कि जी एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आप चलाए जा रहे हैं। आपकी रोज ऐसी तैसी होती है मीडिया में, हर जगह बैठ के लोग कहते हैं जी आप हैं नहीं है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, और इतनी अनसर्टेनिटी आपने अपने बारे में क्रिएट की हुई है, और आपके पास लेटर मौजूद है और आप बैठे हुए हैं लेके उसको। ये तो इस तरह नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल है कोई 2 नंबर पक्का काम किया है इन्होंने। दूसरी तरफ सर, मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि खुद तो बोलते नहीं है, उनका कोई मसला है, पता नहीं हेल्थ का इशू है या बोलने से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मियां जावेद लतीफ जैसे उनके आगे कारिंदे हैं जिनके जरिए मियां साहब का मैसेज बाहर आता है। अब मियां जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि खुर्रम ज़ीशान को सेनेटर PTI ने बनवाया है, तो ये सहूलतकारी की है एस्टेब्लिशमेंट ने। मियां साहब को खदशा ये है कि बैक एंड पे इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो किसी भी वक्त इमरान खान और आर्मी मिल जाएंगे और हमारी फिर सख्ती आ जाएगी। और फिर मियां जावेद लतीफ साहब मजीद कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आज फट पड़ेंगे। अब पता नहीं मियां साहब फटेंगे तो क्या करेंगे? आपको लगता है मियां साहब फटेंगे? आप ये इस तरह की बात ना किया करें, फट पड़ेंगे पता नहीं क्या लोग मतलब निकालेंगे, कहां से फट पड़ेंगे, किधर से फट पड़ेंगे, क्या होगा भाई उनका, अल्लाह खैर करे। इस तरह ना करें, फट पड़ेंगे। वो चुप करके बैठे हुए हैं, ये तो नजर आता है कि गुस्सा तो है कोई, और लीडर है वो पार्टी के, अपनी पार्टी के अंदर ही मीटिंग बुला के कोई बात कर ले, कोई इसमें से कोई मीटिंग में से कोई सोर्सेज से, कोई अखबार नवीज, कोई अपने कोई उनके दोस्त टाउट जो भी आपके वो निकाल के ले आए कि जी ये हुआ, वही कहा मियां साहब ने। कोई उनकी तरफ से एक लफ्ज नहीं आ रहा और चुप करके बैठे हुए हैं वो। इसका मतलब है कि जी वो किसी न किसी शिकार लगा के, निशाने लगा के बैठे हैं कि जी मैंने आखिर में करना है जो भी करना है। अब ये भी हो सकता है कि जी अंदर उनकी जो नीचे वाले हैं, जिनको उन्होंने बनाना है, जिनको उन्होंने लगाना है, जो लिस्ट में है, जो ऊपर है जी, किसकी उनसे उनकी बातें हो रही हो, किससे उनके डील होती है, किसको उन्होंने कौन उनके रेडार में है, किससे अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती, ये सब मियां साहब इसमें बहुत एक्सपर्ट है। बिल्कुल। और वो अगर ये हो रहा होगा, मुझे 80% यकीन है कि ये बिल्कुल हो रहा होगा। हालांकि बहुत उन पे इंटेलिजेंस और बहुत उन पे हर तरफ से कैमरे और सीक्रेट और ये वो सब कुछ लगा होगा, लेकिन फिर भी हो रहा होगा ये किसी समधी और दामाद और ससुर और उनके थ्रू या किसी के थ्रू, कुछ ना कुछ, कोई सऊदी अरब के शहजादों के थ्रू या कतरी शहजादों के थ्रू या किसी के थ्रू भी, जो भी हो तरीका हो रहा होगा ये थ्रू। और ये फिर आखिर में खुलेगा आके। अब 1-2 हफ्ते रह गए, नवंबर तो शुरू हो रहा है, हो गया बल्कि शुरू, और 2 हफ्ते में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि तीसरे हफ्ते में फिर ये सारा चेंज होना है। सर मियां साहब की जहां तक आप कहते हैं, वाकई वो एक्सपर्ट हैं। आपको याद होगा कि जब आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने बनाया था, तो वो लंदन प्लान, बाद में पता चला लोगों को कि ये लंदन प्लान था, पहले मियां साहब ने हवा नहीं लगने दी थी। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार, इन चारों ने मुलाकात की मरी में, लेकिन अपने घर में भी लान में की उन्होंने। जी मतलब इतनी सिक्रेसी थी, इतना खुफिया कोई मंसूबा था कि जो वो अपने घर की दीवारों को भी नहीं बताना चाहते थे। इसका मतलब है फिशी समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो है। उनको पता है कि ये हर तरफ से ये सुन रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि जी हमारी जो बातचीत हो रही है वो ये सुनेंगे तो फिर हम उसका कोई फायदा नहीं है, तो वो आपस में सीक्रेट बातचीत तो करेंगे। और ये एक तरीका नहीं है, और बहुत सी इस तरह की सीक्रेट मीटिंग हुई होंगी और हो रही होंगी, क्योंकि रोज वो तो घर में एक ही जगह बैठे होते हैं। अब जाती उम्र में मरियम साहब भी वही है, नवाज शरीफ भी वही है, सब लोग उधर ही आते जाते रहते हैं। कितनी मीटिंग होती है घर के अंदर, खाने की टेबल में बैठे हुए हैं, तो ये सब तो चलता है और अभी चल रहा है ये। अब इसका आखिर में नतीजा कब निकलता है और कैसे निकलता है, ये देखना। मियां साहब को बज़ाहिर आसिम मुनीर साहब से मसला क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि वो इमरान खान के साथ कहीं मिल ना जाएं, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन जो वारदात हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को
हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, मियां महमूद रशीद साहब को जेल से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, और आज पीटीआई के वो बंदे जो पीटीआई छोड़ चुके थे, इस्तेकाम पाकिस्तान में जा चुके थे, जिनमें असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद, ये कुछ 6-7 बंदे आज शाह महमूद कुरैशी से जाके मिले हैं, और बाहर आके वापस आके उन्होंने स्टेटमेंट्स भी ऐसी दी हैं कि हमने कुछ बातचीत करनी है और बात को आगे बढ़ाना है और सुलह करानी है और ये और वो। मतलब ऐसा तासर देने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि फवाद चौधरी, असद उमर, ये सारे लोग जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, किसी कमजोरी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कमजोरी अब भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही होगी। इसका मतलब है वो अगर घर से उठे हैं, हॉस्पिटल गए हैं, शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की है, तो उनको पीछे से चाबी घुमाने वाला एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई और तो हो नहीं सकता। आपका जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक है कि जी ये सब लोग दोबारा मिलके क्यों चल रहे हैं। देखिए, इमरान खान का और आसिम मुनीर का झगड़ा किस बात पे है? तो फौज से तो इमरान खान का झगड़ा नहीं है, उनका एक झगड़ा है, वो एक अना का मसला है कि जी तुमने मुझे निकाला था और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये सब बातें जाती एक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हुई थी। कोई भी आदमी बैठ के ये जाति दोनों को बिठा के सामने, या दोनों को एक एश्योर करके कि भाई अब ये जातियात को छोड़ दें, हम आपस में मिलके चलते हैं, मुल्क का मसला है और आप हमारे साथ मिलके चले, हम कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई आपसे बदला नहीं लेंगे, तो ये झगड़ा तो बहुत जल्दी और आसानी से तय हो सकता है जी। खतरा अब है ये, एक तो ये खतरा है कि जी कहीं इमरान खान और आसिम मुनीर ना मिल जाए तो नवाज शरीफ वगैरह की छुट्टी जाए। इनकी छुट्टी करना तो कोई मुश्किल नहीं है, इनकी छुट्टी 2 मिनट में होती है, अगर वो करना चाहे तो इनके पास तो कुछ है नहीं। खतरा ये भी है कि ये अचकजई साहब और नवाज शरीफ साहब और ये बाकी सब लोग, ये सब नवाज शरीफ से जाके मिले और कहे कि जी हम इमरान खान से मिल जाते हैं और इनकी छुट्टी करते हैं, ये भी एक ट्रैक है। बिल्कुल सही। जिसमें कि ये हम फौज से कहें कि जी अब आप बिल्कुल ठीक है, आपने जो कुछ कर लिया, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप ठीक हो जाए और अब आप आगे चलने दें। ये ट्रैक जो है ना, ये भी एक फौज के लिए खतरनाक है और आसिम मुनीर के लिए तो ज्यादा खतरनाक है। मगर ये सारी बातें ऐसी है सर कि ये इन लोगों को मिल के बैठ के तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ना ही इससे कोई फायदा होगा, और ना ही कहीं आपको आगे ले जाएगा, ना आपको ये डेडलॉक से निकालेगा, ना आपको आगे चलने देगा। तो ये आसिम मुनीर साहब जो अटक गए ना एक बीच में आके, ये उनसे कह दीजिए कि ठीक है, अगर आप 2 साल के लिए बैठे हैं तो 2 साल के बाद आप खत्म है, और आप ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, और आगे ये सारा जो आपने नाजायज जो ज्यादती की है इसको आप अंडू करें, इमरान खान को उनकी पॉलिटिक्स करने दें, अगले साल इलेक्शन का अनाउंस कर दें या उससे अगले साल कर दें। मसला ये भी है कि अगला इलेक्शन कब होगा और कौन कराएगा। अगर ये 27 2 साल के लिए ये है तो अगला इलेक्शन तो 2 साल में नहीं होता, वो तो होगा, अगर नॉर्मल डेट में आप जाए तो 24 और 29 में होगा। बिल्कुल। तो वो फिर कौन कराएगा? आसिम मुनीर तो नहीं कराएंगे, तो इनके लिए तो फिर वो मामला वैसे के वैसे ही रह गया कि अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे और अपने लोगों को नहीं जिताएंगे तो फिर इनको मिलेगा क्या? तो ये बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ सर आपने अटक की बात की कि ये अटक गए हैं, तो अटक में गुज़श्ता रोज पीटीआई वालों की एक मीटिंग हुई है जिसमें सुहेल अफरीदी भी मौजूद थे और मेजर ताहिर सादिक के घर मीटिंग हुई है, और उसमें यह तय किया गया है कि नवंबर में पीटीआई वाले इस्लामाबाद आएंगे, अटक आएंगे, सवाबी आएंगे, कोई प्लान बन रहा है जिसमें मेजर ताहिर सादिक आपको पता है डट कर खड़े हैं मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ, वो और उनकी बेटी। और वहां ये मामलात अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं, सुहेल अफरीदी मेजर ताहिर सादिक के पास आए हैं, और मेजर ताहिर सादिक इज द मेन पर्सन इन अटक डिस्ट्रिक्ट, और अटक बॉर्डर पे है, और अगर अटक से 500,000 रजाकार मेजर ताहिर सादिक तैयार कर लेते हैं और वेलकम करते हैं केपीके से आने वाले काफिले को, और वो काफिला होगा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का और इंसाफ यूथ विंग का, लेड बाई चीफ मिनिस्टर केपीके जुनैद अकबर, और सारे इमरान खान के वो डाई हार्ड वर्कर लीड करेंगे। और 26 नवंबर की उसको आप बरसी कहें, एनिवर्सरी कहें, कुछ भी कहें, वो भी आ रही है। इस सारी सूरत हाल में, और आगे एक्सटेंशन भी है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या कोई सूरत ऐसी बन सकती है कि हाँ वाकई इमरान खान की और इमरान खान के लोगों की बात मानी जाए? आप जो बात कर रहे हैं और ये जो बात आप बता रहे हैं, ये
बहुत अगला स्टेज की बात कर रहे हैं आप। मैं तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करने लगा हूं जी कि अब जो लड़ाई होगी पंजाब में या फेडरेशन में और केपीके में, वो लड़ाई इस्लामाबाद में डी चौक में नहीं होगी। ठीक। वो होगी इनके फ्रंट के, खैबर के और पंजाब के बॉर्डर पे और अटक में होगी। और अटक के पुल, 2 पुल है और छोटे मोटे कोई रास्ते, वो अगर आप बंद कर दें तो पूरा मुल्क जो है वो आपका आधा इधर से कट जाता है, आपका उधर कट जाता है। और ये इनके लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि यहाँ तो इनकी गवर्नमेंट है। और स्वामी में जब आप जलसा करते हैं तो पंजाब से हजारों लोग आ जाते हैं, तो वहां से भी लोग आएंगे, उस तरफ भी होंगे उनके लोग, इस तरफ भी होंगे। जी और ये अगर आपने 2 पुल बंद कर दिया, और यही अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक जो लड़ाई होगी उसका उसका नतीजा इसी बात से निकलेगा कि जी आपका मुल्क जाम होगा, दोनों तरफ से बंद होगा। कितने दिन बंद होगा, जी सर। कौन मूव करेगा और कौन इसको खोलेगा और कौन खुलवाएगा, तो ये लड़ाई तो होनी ही अटक में। और अटक वाले अगर तैयार हैं, 500 600 हजार, क्या इनके तो लाखों लोग आ जाएंगे सर। अब तो ये पूरा का पूरा केपी के इस वक्त जो है अपोजिशन भी सब इनके साथ मिल गई है। तो ये तो पूरा एक 1 यूनिट, जैसे ईस्ट पाकिस्तान था 1971 में, वो पूरा केपी के अब पूरा एक यूनिट है और एक पार्टी है। और ये अब मिल के जो भी करेंगे उसका असर उस तरह का नहीं होगा कि जी आप डी चौक जा रहे, डी चौक में जाके आप वहां पर दरमियान में खड़े होके आप नारे लगा दिए और गोली उन्होंने चला दिया, आपको कोई पता नहीं है कि जी किधर जाना है, लीडर आपका भाग गया तो खत्म हो गया काम। ये वाला वो काम नहीं है, ये सब आपने बंद कर देना है। सारी ट्रेड व्रेड आपकी, मिलिट्री शिलिट्री सब कुछ ब्लॉक हो गई, जैम हो गई, फिर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं सब लोग और इसी तरह होगा। अगर दूसरा सर, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे और पीटीआई वाले थे, सजाद बरकी वगैरह, वो सारे ढीले पड़ गए थे। अब अनाउंस कर दिए हैं उन्होंने ओवरसीज चैप्टर्स के इलेक्शन। अब पीटीआई के दुनिया भर में ओवरसीज चैप्टर के इलेक्शन होने लगे हैं। लगता है कि एक तो उससे जब दोबारा इलेक्शन होते हैं उनकी मेंबरशिप रिन्यू होती है और उससे अच्छी खासी फंड्स की कलेक्शन होती है पीटीआई के लिए। एक तो वो पीटीआई को हेल्प होगी जो केसेस वहां पाकिस्तान में लड़ रहे हैं अपने वर्कर्स के। दूसरा, जब लोग चार्ज होंगे तो फिर उन्हें दोबारा वो जिस तरह ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में, कैनेडियन पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में और अमेरिका की कांग्रेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना दबाव बढ़ाया था। तो ये भी एक अच्छी मूव है पीटीआई ओवरसीज चैप्टर की। देखिए, ये मैंने अभी कुछ डिटेल इसकी भी पढ़ी कि जी क्या ओवरसीज वालों ने किया है और क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, पीटीआई का एक अच्छी बात यह है कि जी हर जगह पे वो कोशिश करते हैं कि जी इलेक्शन हो जाए और लोगों की जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और वो हो, और सब फिर मिलके एक एजेंडे पे आके और सब साथ चले। तो यही एक डेमोक्रेटिक तरीका है। पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको रोज देखते हैं कि जी हर लेवल पे, नीचे काउंसिल के लेवल से लेके स्कूल लेवल से लेके तो स्टेट तक, और हर जगह पे लोगों की शमूलियत होती है और लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा इनके इलेक्शन हो जाए, यूनानिमस इलेक्शन हो जाए, या लड़े जो भी जीत जाए, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और फिर उसके बाद एक रिन्यूड एनर्जी आएगी उनमें और उसको आप यूज करेंगे और बिल्कुल बहुत फायदा होगा। तो सर, मौलाना फजल रहमान साहब उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं, क्या कोई उनकी कोई फाइल रुकी हुई है या क्या मसला है मौलाना साहब का? यार मौलाना साहब करना शुरू हो गए हैं। पता नहीं, वहाँ पता करे कोई देगों की शॉर्टेज तो नहीं है, कहीं देग वेग नहीं मिल रहे, वहां पे हलवा पकाने में कोई मुश्किल हो रही है किसी को, क्या मसला है यार? मौलाना साहब का कोई मसला नहीं है, उनको जिस वक्त चाहे आप भी राजी कर सकते हैं। जरदारी साहब तो हर वक्त एक ब्रीफकेस तैयार रखते थे और बस वो हो जाता था मसला। तो उनका, मैं उनको बहुत बचपन से जानता हूँ, मेरे दफ्तर में आके वो खड़े रहते थे सामने तो वो उनका कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। उनको वो कोई प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं करेंगे। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।